अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे हम डिफरेंट डिजीज़ पे बात कर रहे हैं और हमने अब सीक्वेंस स्टार्ट किया था फ़ीमेल की मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर। तो आज हम इसी मेंस्ट्रुएशन की डिजीज़ में से एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो है डाइस्मेनोरिया। अब डाइस्मेनोरिया, पहले हम जानें कि डाइस्मेनोरिया है क्या। डाइस्मेनोरिया असल में जो फीमेल्स का ब्लड है वो या फ्लो है, उसका दर्द के साथ रुक रुक कर और बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत कम आना, मिकदार में बहुत कम आते हैं। और जब भी आएंगे बहुत दर्द के साथ आएंगे और रुक रुक कर आएंगे। ये जो डाइस्मेनोरिया है ये भी दो तरह का होता है। जैसे हमने एमेनोरिया के अबाउट पढ़ा था कि उसकी टाइप्स पढ़ी थी, वैसे डाइस्मेनोरिया भी टाइप्स में दो तरह का होता है, एक स्पाज्मोटिक डाइस्मेनोरिया और एक सेकेंडरी डाइस्मेनोरिया। अब स्पाज्मोटिक डाइस्मेनोरिया, अब ये जो डाइस्मेनोरिया है इसमें डिजीज़ कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, इसमें फीमेल्स के जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड ना डिजीज़ शामिल नहीं होंगी, या उसमें कोई किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, या फाइब्राइड या कुछ इस तरह का कुछ नहीं होगा। ये स्पाज्मोटिक असल में यंग बच्चियों में, कम उम्र की बच्चियों में, जो ज़्यादातर 15 से 18 साल या 20-21 साल तक की होती हैं, उनमें देखा जाता है। और मोस्टली अनमैरिड वुमेंस, अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स के अंदर देखा जाता है। इसमें उसकी जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिजीज़ शामिल नहीं होगी, कोई हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करवाएंगे उसमें कुछ ऐसे रिपोर्ट नहीं आएगी। इसकी बेसिकली अब रीज़न देखें तो स्पाज्मोटिक डायस्मेनोरिया असल में होता है जब पीरियड्स को फ्लो आता है तो उसके यूट्रस के मसल इतनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि ना वो फ़्लो को रोक देते हैं। जब वो फ़्लो को रोकते हैं तो उसके नतीजे में पेन होता है फीमेल को, तो वो पेन की शिकायत करती है। इसके अलावा एक और मेन जो रीज़न है इसकी वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो एग्स बनने में मदद देता है, एग्स बनने में काम आता है। वो तमाम औरतों में एग्स तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो बच्चियाँ या वो लड़कियाँ जिनमें ये एग प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पेन का फील करती हैं। कुछ बच्चियों में बहुत ज़्यादा इस साइकिल के दौरान पेन उनको बहुत होती है। अब जो बच्चियाँ शिकायत लेके आएंगी डायस्मेनोरिया की, उसमें कुछ बच्चियाँ ये भी ज़रूर कहेंगी आपको कि हमें तो डॉक्टर, पहले तो हमें कभी पेन नहीं होता था, स्टार्टिंग के साल 1-2 साल हमें आते रहे हैं पीरियड्स, हमें तो कभी पेन नहीं हुआ। और क्योंकि इसमें यंग बच्चियाँ ही आएंगी, तो वो यंग बच्चियाँ तो जिस एज में आएंगी तो वो इसी एज में आएंगी, तो वो कहेंगी कि हमें स्टार्टिंग के 2 साल तो नहीं हुआ, अब हमें पेन होता है, अब हमें पेन फील होता है। तो क्योंकि स्टार्टिंग के सालों में मोस्टली एग प्रोड्यूस नहीं होता, एग रिलीज़ नहीं होता, तो इसकी वजह से वो पेन भी फील नहीं करती। लेकिन जब उनके एग प्रोड्यूस होने लग जाते हैं एग, तो उस दौरान फिर वो जब एग प्रोड्यूस होता है उस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब एग में इन्वॉल्वमेंट करता है और एग प्रोड्यूस करता है तो फीमेल पेन फील करती है, उसकी वजह से उसको पेन होता है। अब सेकंड है सेकेंडरी डायस्मेनोरिया। अब सेकेंडरी डायस्मेनोरिया के बारे में भी मैं ये डायस्मेनोरिया इससे सेपरेट है, इसमें कोई डिजीज़, कोई फीमेल का जेनिटल एरिया से रिलेटेड कोई इशू नहीं शामिल, लेकिन सेकेंडरी डायस्मेनोरिया में शामिल होते हैं। इसमें मोस्टली इसकी रीजंस बन जाती हैं, एक तो जेनिटल एरिया के अबाउट कोई डिज़ीज़ है, पेल्विस के अंदर कोई ख़राबी है। इसके अलावा इसमें एक रीज़न प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, और उसमें भी रिट्रोवर्जन यूट्रस का होना, मींस के यूट्रस पीछे की तरफ गिर जाना। मोस्टली जो इस तरह की इशू में आएंगी उसमें यूट्रस जो होगा वो पीछे की तरफ रिट्रोवर्जन की साइड पे गिरा हुआ होगा, इसको रिट्रोवर्जन यूट्रस कहते हैं। तो उसकी वजह से फ़ीमेल बहुत ज़्यादा पेन फील करती है अपनी साइकिल के दौरान। अब चलते हैं जी सिम्टम पर। अब स्पाज्मोटिक और सेकेंडरी डायस्मेनोरिया, इन दोनों के सिम्टम भी एक दूसरे से टोटली चेंज होंगी। अब जो स्पाज्मोटिक डायस्मेनोरिया होगी इसकी बच्चियाँ यकीनन यंग एज, बिल्कुल अनमैरिड, 16 to 18 या 20 तक कह लो उसकी उम्र तक होंगी। जबकि 22, 3, 4, 5 को जब वो क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद वो शिकायत ऐसी कम ही नज़र आएंगी, वो शिकायत कम किया करेंगी ऐसी। इसमें जो पेन होगा मरीज़ा को कुछ घंटे पहले या एक आध दिन पहले शुरू हो जाएगा पीरियड स्टार्ट होने के, वो बहुत पेन फील करेगी, पीरियड स्टार्ट होने के दौरान भी रहेगा, मोस्टली आफ्टर भी रहता है, लेकिन आफ्टर कम होता है।
आफ्टर मेंसेस मोस्टली पेन कम होने लग जाता है। तो ड्यूरिंग और बिफोर मेंसेस उसको पेन होगा और वो पेन बहुत ज़्यादा फील करेगी। जैसे जैसे फ़्लो आएगा उसको मज़ीद पेन होता रहेगा। इसके अलावा वॉमिटिंग और नोज़िया की शिकायत करेगी अक्सर। कुछ बेहोश हो सकती हैं, पसीने आ सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर इस तरह का कोई इशू या फिर हार्ट बीट तेज़ होने का कोई इशू सामने नहीं आएगा। और जब फ़्लो कम हो जाए, मतलब फ़्लो ख़त्म हो जाएगा, मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे, तो यूट्रस अपने नॉर्मल पैक्ड पोजीशन पे आएगा, तो वो पेन उसको कम हो जाएगा। जब सेकेंडरी डायस्मेनोरिया के साथ मूवमेंट में आएगी, तो हम जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें या तो कोई डिजीज़ जैसे या तो कोई इसको फाइब्राइड होंगे, या फिर कोई सिस्ट होंगे, या फिर कोई सेल्पेंजाइटिस का इशू भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई रीज़न हमारे सामने आ जाएगी और उसके पेन के साथ आएगी। इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा मतलब पेल्विक्स एरिया में बहुत ज़्यादा बोझ और कुछ ऐसा लगेगा जैसे इसमें से कुछ निकल रहा है, बहुत ज़्यादा वज़न, और जो बैक एक है बहुत ज़्यादा शदीद कमर दर्द, सीवियर किस्म के कमर दर्द होंगे। और अक्सर कोई ना कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन के साथ भी आ सकती है मरीज़, उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होगा। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब मैं सिम्टम्स लाजमन आपको इसलिए स्पेशल स्टेप बाय स्टेप अलग बताती हूँ, या कोई अगर उसकी टाइप्स हैं तो हर टाइप की इसलिए अलग बताती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सिम्टोमेटिक चलें, हम सिम्टम्स की बेस पे जब भी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, बेशक वो सिंगल मेडिसिन हो या हेल्पिंग के साथ 2 या 3 मेडिसिन अल्टरनेट करके दें, वो हमेशा जाके पर्टिकुलर पार्ट पे इफ़ेक्ट करेगी और फीमेल को या उस पेशेंट को उसी वक्त रिलीफ देगी। इसलिए सिम्टम्स आपने कभी भी नहीं भूलनी। जो सिम्टम आ रही है, जिस सिम्टम के साथ आ रही है, मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। अब ट्रीटमेंट में सबसे जो टॉप ऑफ दी वन मेडिसिन है वो मैकफॉस है। मैकफॉस मैंने बहुत सारे केसेस में दिया, बहुत सारे केसेस में, चाहे एमेनोरिया के केस के बाद फीमेल को फ़्लो आया तब भी मैंने, क्योंकि पेन बहुत शदीद होती है, तो मैकफॉस हमेशा पेन रिलीवर का काम करती है। इसके अलावा मैकफॉस का जो पेशेंट होगा, ये दर्दों की दबाने से उसको टकोर करेगा, जब दर्दों पे टकोर करेगा या पेल्विक एरिया पे टकोर करेगा या उसको दबाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, वो बहुत ज़्यादा सुकून फील करेगा। और इसको जो 6x में या 200 में नीम गर्म पानी में, अगर 6x दे रहे हैं तो आप घंटा 2 घंटा बाद इसको ना रिपीट कर सकते हैं। और जब पेन कम हो जाए तो बेशक दिन में 3 टाइम या फिर छोड़ भी सकते हैं। और 200 या 1 m, मैं ज़्यादातर 1 m प्रेफर करती हूँ। 1 m की एक डोज दे दी, रिलीफ हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो एक और डोज दे दी। नहीं तो बेहतर है कि आप 6x को बार बार रिपीट करें तो भी बेहतर है। और 200 देनी है तो आप डेली की बेस पे एक डोज या फिर 2-4 दिन के गैप से भी दे सकते हैं, जब तक उससे पेन में रिलीफ ना हो। इसके अलावा सेकंड हमारी आ जाती है सिम्सिफुगा। सिम्सिफुगा जो है ना, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। सिम्सिफुगा 30 में आप पेशेंट को दें। इसकी सिम्टम में मरीज़ जो होगा वो जॉइंट पेन के साथ, मसल्स पेन के साथ आएगा, और ये जो पेल्विक्स के एरिया पे पेन जो ऐसा होगा ना, पेल्विक्स एरिया से कभी राइट की तरफ जाएगा, कभी लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और राइट लेफ़्ट ऐसे तेज़ी से चलेगा। वो फीमेल बहुत ज़्यादा शदीद, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेल्विक एरिया पे रहेगा, कभी राइट जा रहा होगा, कभी लेफ़्ट जा रहा होगा। इस तरीके से राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट फीमेल जब शिकायत करेगी कि मुझे पेन हो रहा है, तो तब हम सिम्सिफ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलोफाइलम दर्द जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ जाएंगे। जब कोलोफाइलम का मरीज़ आएगा ना, उसका ये होगा कि वो कहेगा कि मेरा पेन पेल्विक्स एरिया से स्टार्ट होता है और जिस्म के दूसरे एरियाज़ की तरफ चला जाता है। तो वो कोलोफाइलम उसमें आप 30 दें, बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ करती है। बेलाडोना नीचे की तरफ फीमेल बहुत ज़्यादा दबाव, वज़न का एहसास उसको होगा, ऐसा लगेगा जैसे निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। यकदम आएंगी और यकदम चली जाएंगी। ऐसे इसकी जो बेलाडोना की पेन है ना, बेलाडोना की वो पेन आपने याद रखनी है हमेशा। किसी भी कंडीशन में बेलाडोना अगर है तो उसकी पेन एकदम से स्टार्ट होगी और एकदम से गायब हो जाएगी, फिर एकदम से स्टार्ट होगी, एकदम से गायब हो जाएगी। और जो मेरे पेशेंट होगा, चाहे वो फीमेल है मेल है, उसका जो ब्लड फ्लो है ना, वो टुवर्ड हेड, फेस की तरफ, फेस रेड हो सकता है, गर्म हो सकता है, बॉडी ठंडी हो सकती है, और फेस की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा वाइबर्नम अपोलस क्यू मदर टिंचर, वाइबर्नम अपोलस का बेहतरीन पेन रिलीवर है ये मेंसेस में। इसमें जो फीमेल का जो वाइबर्नम अपोलस है ना, इसकी जो फीमेल में अक्सर ड्यूरिंग मेंसेस ऐसे ना कुछ चलियाँ सी, कुछ
जेली टाइप की चीज़ें निकलती हैं पीरियड्स के दौरान, और टांगों में बहुत ज़्यादा ईंठन दुखन अकड़ावों का शिकार फील करती है फीमेल। और पल्साटीला खून का, पल्साटीला का जो जैसे हमने एमेनोरिया में पल्साटीला को पढ़ा था, वैसे पल्साटीला डायस्मेनोरिया में भी अच्छा काम करती है। डायस्मेनोरिया में पल्साटीला की मरीज़ा कहे कि मेरा ब्लड है वो डार्क है, ब्लैक है, बहुत ज़्यादा थिक है, कभी रुक जाता है फिर चल पड़ता है, रुक रुक के चलता है। इस कदर शदीद दर्दें कि फीमेल जो होगी ना उसकी आंखों में आंसू तक आ जाएंगे, क्योंकि पल्साटीला की मरीज़ा वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। गर्म एरिया में, बंद एरिया में वो बहुत ज़्यादा उकताहट, उसे दम घुटेगा, वो कहेगी खोलो मुझे खुली हवा चाहिए, वो खुली हवा में फिरना उसको रिलीफ देगा इस हालत में। इसके अलावा अशोका को मैं रिकमेंड करूँगी कि आपने बग़ैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं यूज़ करना, फीमेल्स ने ख़ास तौर पे नहीं यूज़ करना। लेकिन अशोका मदर टिंचर को हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो ये डायस्मेनोरिया में यूज़ करवाते हैं। इसका मदर टिंचर अक्सर फ़ीमेल्स की जो मेंसेस से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं या ख़राबियाँ होती हैं या कोई इससे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसको दूर करती है। आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करवा सकते, लेकिन इस तरह के पेशेंट जो अशोका आपको लग रहा हो कि उसके लिए अशोका ही बेस्ट मेडिसिन है तो आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। इससे हट के अगर आप सीपिया देख लें या इस तरह नेट्रोम्यूर देख लें, ये सारी मेडिसिन्स काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन सिम्टोमेटिक बेस पे हम उनको देते हैं और हम डायस्मेनोरिया के केस को ईज़िली सोल्व कर देते हैं। ये कोई लाइलाज ऐसा नहीं है कि पेशेंट सारी ज़िंदगी इसको पेन को फील करती रहेगी या इसकी पेन को हार्मफुल मेडिसिन से दबाती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। अब आपको डायस्मेनोरिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।